अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 में मैं हूं आपका मेजबान अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एनसीओसी के हवाले से, क्योंकि आज एनसीओसी को कायम हुए काम करते हुए पूरे 100 रोज हो गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कहा जाए कि दिल जमाई के साथ काम किया गया और डाटा इकट्ठा किया गया इसको कोरोना वायरस को लेकर और दीगर जो काम थे, सामान की तरसील के प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स के मसले मसाइल हैं, तिब्बी अमले के मसाइल क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एनसीओसी ने बहुत ही शानदार काम किया है। इस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बात की है, उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और जी साथ ही साथ चूंकि एनसीओसी काम कर रहा है कोविड-19 के लिए, तो कोविड-19 की सूरत हाल इस वक्त क्या है मुल्क में, कुछ आज हम इसका भी तज़किरा करेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, इस पर भी हमने बात करनी है और इंटरनेशनली भी हमने बात करनी है कि आलमी तनाजुर में कोरोना वायरस ने अब तक आलमी दुनिया को कितना मुतासर किया है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहाँ रोजाना की बुनियाद पर हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते हैं वहाँ की जो सूरत हाल है और जिस तरह से भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज की जानिब से सफाकियत और बर्बरियत का आए रोज कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, इस मुतालिक भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ आसमा, आज के प्रोग्राम में हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे और ओपन यूनिवर्सिटी के किरदार के हवाले से भी अपने नाज़रीन को आगाह। और ये किरदार बहुत अहम है, किस तरह से अहम है और किस तरह से ये मुश्किल किरदार जो है निभाया जा रहा है ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे। मजीद टॉपिक्स भी हैं आज, अलम तकीर की यादें भी कुछ ताज़ा करेंगे आज ही के प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर, आपकी दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट, स्मार्ट वर्ल्ड। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें।
अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नज़ले की अलामत के हामिल अफराद से कम अज कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नज़ला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। क्या आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अज़ियत बन चुकी? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं, मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हजूम वाली जगहों, मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सफर के दौरान सर्जिकल मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। वबा की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छुएं। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें। याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, एनसीओसी ने मुश्किल सूरत हाल में हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है और जिन मुश्किल हालात में एनसीओसी ने काम किया, पूरी कौम को इस पर फख्र है। ये कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जो आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा कर रहे थे। ये दौरा इसलिए किया गया है कि आज एनसीओसी के 100 दिन जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, क्या उनको ब्रीफिंग दी गई है, इस पर जो सूरत हाल जान लेते हैं। नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, टेलीफोन लाइन पर अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नवीद, बताइएगा, आज 100 रोज पूरे हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी हम दिखा रहे थे, एक तकरीब रखी गई है, जाम कमाल खान वहां पर खिताब कर रहे थे, एनसीओसी के किरदार को सराह रहे थे। हर कोई एनसीओसी की तारीफ करता दिखाई देता है। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो दौरा किया है, पहले तो जरा उसकी डिटेल बता दीजिए, फिर इस पर हम मजीद बात करते हैं एनसीओसी पर। जी बिल्कुल, आज वजीर आजम ने सिर्फ एक एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इदारे की जो आला खिदमात हैं उसको पूरी कौम ने भी देखा कि पूरी दुनिया एक उस कैफियत में थी कि हंगामी हालात हर तरफ हमें नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान में बड़े मरबूत अंदाज से इस चीज को लेके एनसीओसी आगे बढ़ा कि जहां वेंटिलेटर की जरूरत है वहां वेंटिलेटर्स दिए गए, और जहां ऑक्सीजन की कमी है या हेल्थ की दीगर फैसिलिटीज जो चाहिए थी, वो एनसीओसी की हदायत की रोशनी में वो चीजें मूव करती रहीं। और वजीर आजम ने इसके हवाले से उनके एक तो किरदार को बहुत सराहा, और उन्होंने कौम ने जिस अज़्म का इजहार किया इस पूरी सूरत हाल में उसको भी अप्रिशिएट किया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि एनसीओसी ने सेहत जो सहूलियात हैं उनको न सिर्फ ये कि यकीनी बनाया, बल्कि एसओपीज पर अमल करने के चैलेंज जो है ना उसके हवाले से भी उनकी रहनुमाई से डेली की बेसिस पे पूरे सूबों में और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी हर तरफ से कहा जाता था कि इस चीज की जरूरत है। वो तमाम यानी जो रिक्वायरमेंट हैं उसको उन्होंने गाइड किया बराबर, क्योंकि हमने देखा कि 2005 का जो अर्थक्वेक था
उसमें भी और उसके बाद भी सैलाबों में भी होता ये था कि मिस मैनेजमेंट चीज़ों की होती थी, जहाँ जो चीज़ चाहिए होती थी वो नहीं होती थी। तो ये इनकी एनसीओसी की जो रहनुमाई है और एनडीएमए जो उसके अंदर रोल प्ले करती रही है, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया डेली बेसिस पे। तमाम इदारे, वज़ीर आज़म ने उनको खराज तहसीन पेश किया, उन्होंने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर जो सफ़े अव्वल में काम करने वाले लोग हैं और हंगामी जो जैसे 112 हैं उनकी बेहतरी। जी सही। नवीद, जैसे आप बात कर रहे हैं कि सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से हमने देखा कि मुश्तरका कोऑर्डिनेशन से बतौर एहसन ये इक़दामात उठाए गए और बर वक्त फैसले किए गए अवाम की हिफाजत को लेकर, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनसीओसी के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और बर वक्त इक़दामात जो किए गए, बर वक्त जो फैसले किए गए हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए इसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना के फैलाव में भी किसी हद तक कमी वाक़ई हो रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या कहा? जी बिल्कुल, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि जो एनसीओसी ने एक तरीकाकार जो किया हुआ था कि डेली उसकी मीटिंग होती थी, तमाम इदारों के लोग उसमें आते थे और उसके मुताबिक फिर लोगों को गाइड किया जाता था, अनाउंसमेंट्स होती थी चैनल्स के ऊपर, मीडिया को बताया जाता था और रोज की बेस पे आपने भी देखा कि डेली वहाँ ब्रीफिंग होती थी और फेडरल मिनिस्टर और सीनियर सतह के लोग जो हैं वो कौम को मुकम्मल सूरत हाल बताते थे और किसी चीज़ को भी पोशीदा नहीं रखा जाता था, क्योंकि जब तक एक लीडरशिप का विजन नहीं होता, लीडरशिप की गाइडेंस नहीं होती, चीज़ें प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ती और गैर यकीनी की एक सूरत हाल पैदा होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं पैदा हुई और बल्कि उनको वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें भी ये बताया गया कि पाकिस्तान दुनिया के उन 30 मुल्कों में शामिल है जो वबा की वजह से इक़्तिसादी शरह नमू को मनफी से मस्बत पर लाया और ये दुनिया के 30 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस चीज़ को मीट किया, वरना दुनिया की पूरी फाइनेंस जो है, आपको पता है कि मईशत जो है वो मुतासिर हुई, बड़े बड़े इदारों वो डूब गए इस कोरोना की वजह से, मगर पाकिस्तान में उस चीज़ को भी बैलेंस रखा गया और लोगों की रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा गया और स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी जो वज़ीर आज़म जोर देते रहे, उसके ऊपर एनसीओसी की हिकमत अमली की वजह से अमल दरामद। बिल्कुल जी, ये सारी एनसीओसी की जानिब से जो हिकमत अमली और जो तरीक़ाकार अपनाया गया था, क्रेडिट उसी को जाता है जिस वजह से केसेस कम हुए हैं, कंट्रोल रहे हैं। बहरहाल नवीद अजहर, आप रिपोर्ट कर रहे थे, हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन, एनसीओसी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जिसे काम करते हुए पाकिस्तान के अंदर आज पूरे 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से 100 दिन जो है मुकम्मल हो गए हैं, माफ कीजिएगा। अच्छा, इन 100 दिनों में हुआ ये कि जो मुख्तलिफ हमारे अस्पताल हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, पंजाब में या दीगर जगहों पर, तमाम सूबों के अंदर ये उनसे कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, उनसे राबते में रहे हैं, कहाँ किस अस्पताल में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, तिब्बी अमले को, डॉक्टर्स को, मरीजों को, ये तमाम चीजें इन्होंने एक डेटा की शक्ल में तैयार की, अपने सामने रखी, फिर इससे निमटना किस तरह से है इस पर गौर किया गया और फिर बेहतरीन काम किया गया। अली सर सही, बिल्कुल आसमा, जैसे आप कह रही हैं कि इन 100 दिनों में हमने देखा कि कौमी यकजहती बीमारी के फैलाव को रोकने और मैशत को बहाल करने में भी एनसीओसी का एक अहम किरदार है और गालिबन इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है। आसिम रिजवान हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, एक डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है जो पिछले 100 दिन गुजरे हैं एनसीओसी के, कैसी कारकर्दगी रही, किस तरह से काम किया गया, या आसिम रिजवान की रिपोर्ट में देखते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना की कुदरती वबा के सामने मुश्किलात से दो चार थी, पाकिस्तान बिलखसूस उसकी आवाम और दीगर इदारे इस वबा के खिलाफ अल्लाह की मदद से एक इत्तेहाद की शक्ल में सामने आए। खैबर से बोलान तक, जामशोरों से चोलिस्तान तक, मुजफ्फराबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक, हर पाकिस्तानी एक इस्तारा है इस जज्बे का, हिम्मत का, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले कोरोना केस की तशखीस से लेकर आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम उठाए बल्कि हर शोबे की इस्तिदाद कार में इजाफा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म, वफाकी और सूबाई हम आहंगी, सिविल और फौजी इश्तराक, अवामी एतमाद का मजहर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। 23 मार्च को क़याम से अब तक महज 100 दिन, 1700 से जायद घंटों, शब रोज कौमी काविशों का मरकज, फैसला साजी में रीढ़ की हड्डी। कमांड सेंटर दुरुस्त और फौरी फैसलों के लिए योमिया एजेंडा तैयारी और सिफारिशात कौमी ताउन कमेटी को इरसाल करता है। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ 66 अजला में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन
मोबिलाइजेशन पर मुतहर्रिक तरीके से काम जारी। मुल्क भर में इंतजामिया की मुआवनत का बीड़ा उठाया। इस सिलसिले में पाक फौज ने भी भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल, बेशतर असासे, सिपा अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज वक्फ कर दी। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मेहनत कशों समेत 1,23,00,000 से ज्यादा लोगों को भूख और तंगदस्ती से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 मार्च को एहसास हंगामी कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत अब तक 148 अरब रुपए से ज्यादा की रकम तकसीम की गई है। बिजली के बिलों पर 1200 अरब रुपए रिलीफ दिया गया। 65 ममालिक में महसूर 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को PIA और गैर मुल्की 478 परवाजों से वतन वापस लाया गया। कौमी सतह पर कमांड सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ मौसर तरीकाकार वज़ा किया। योमिया एदाद-ओ-शुमार तैयार किए। तज्जिया बहरानी कैफियत में सलाहियतों में इजाफा किया। टेस्टिंग सलाहियत 472 से बढ़कर योमिया 50,000 से ज्यादा हो गई। लेबोरेटरीज की तादाद 2 से 132 हो गई। इस्लामाबाद में 35 दिनों में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर मुकम्मल हुआ, जो 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जुलाई के वस्त तक काम शुरू कर देगा। रैंप अप प्लान के जरिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ऑक्सीजनेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक मजीद 2,364 ऑक्सीजनेटेड बेड्स शामिल किए जाएंगे, जिनमें आजाद कश्मीर के अस्पतालों को 60 बिस्तर, बलूचिस्तान 200 बिस्तर, खैबर पख्तूनख्वा 390 बिस्तर, पंजाब 620 बिस्तर, सिंध 445 बिस्तर, गिलगित बल्तिस्तान 40 और इस्लामाबाद के अस्पतालों को 609 बिस्तर दिए जाएंगे। रैंप अप प्लान के हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को 189 ऑक्सीजनेटेड बेड्स फराहम कर दिए गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोविड के लिए 1,562 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 1,895 मजीद वेंटिलेटर्स भी जल्द फराहम किए जा रहे हैं। रैंप अप प्लान के तहत इस्लामाबाद के अस्पतालों को 41 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तिब्बी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों से TTQ स्ट्रेटेजी मुतारिफ कराई गई, ताकि कोरोना के फैलाव और हॉट स्पॉट की निशानदही करके स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाया जा सके। TTQ स्ट्रेटेजी की बदौलत मुल्क भर के 30 शहरों में 130 हॉट स्पॉट्स में सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। 4,271 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तहसील और कौंसिल के हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स शामिल हैं। मुल्क भर में अब तक 5,50,500 अफराद को ट्रैक किया गया और सूबाई हुकूमतों के मुताबिक उनमें से तकरीबन 75 से 80% लोगों के टेस्ट किए गए। NCOC की रिकमेंडेशंस के बाद 12 जून को मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया गया। NCOC ने जिन 112 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया है, इन इलाकों में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तादाद 46,226 है। सूबों के इन शहरों में लॉकडाउन लागू करने से वबा के फैलाव में वाज़ेह कमी आई है। NCOC ने 30 मई से मुल्क भर में फेस मास्क को लाजमी करार दिया और इस SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। अवाम को बजरिया मीडिया इस SOP के बारे में आगाह किया गया और फेस मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया। मुल्क भर में 12 जून को स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के बाद ये जरूरी था कि SOPs के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रोजमर्रा जरूरियात के लिए मखसूस दुकानें, कारोबार और ट्रैफिक की जरूरत की बुनियाद पर रवानी हो। मुल्क भर के तमाम अजला और इस सिलसिले में NCOC की जानिब से SOPs के निफाज के बाद मुल्क भर में SOPs की 2,56,710 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हुई। 44,063 मार्केटों, दुकानों और 589 फैक्ट्रियों को सील किया गया, जबकि 27,547 गाड़ियों को बंद किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5,86,23,044 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबा से मुकाबला करते डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए इंफरादी हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर रहनुमा असूल वज़ा किए और दस्तावेजी फिल्म तैयार की। तिब्बी सामान और आलात, खसूसन वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए 48 तजावीज पर 13 डिजाइन शॉर्ट लिस्ट, जबकि 4 के ट्रायल्स शुरू किए। मसनूई जहानत से सीने के एक्सरे, नर्स यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग किट्स, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत इंफरादी हिफाजती सामान की तैयारी का आगाज हुआ। वी केयर स्लोगन के तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को ये एहसास दिलाया गया कि फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर उनकी हिफाजत के लिए उन्हें हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगाही मुहिम के लिए PPEs गाइडलाइंस को मुख्तलिफ अस्पतालों और पब्लिक मुकामात में चस्पा किया गया। 2000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। आवाम को आगाही दी गई कि वो हेल्थ केयर SOPs पर अमल करें और अपनी और हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहरानी कैफियत में यकसू इत्तलाती निजाम की बुनियाद रखी। मुल्की
आबादी का मौसर जायजा लिया, बजरिया इंसानी और डिजिटल जराये दुरुस्त बर वक्त और 5 मुकामी जुबानों में आसान और मौसर इतलात की आवाम, कौमी ताउन कमेटी और मुतलका इदारों को फराहमी यकीनी बनाई। बेहतरीन आलमी तजुर्बात की रोशनी में पहले मवासलाती हिकमत अमली और फिर रमजान हिकमत अमली तश्कील दी। बकर ईद की आमद के मौके पर NCOC SOP को वज़ा कर रहा है जो इस वबा में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हो और अवाम इस मजहबी फरीज़ा को एहसन तरीके से अदा कर सकें। इसके अलावा NCOC की जानिब से अवाम को कोरोना वबा से खबरदार रखने और इससे महफूज रहने के लिए TV, रेडियो, मोबाइल मैसेजेस और रिंग टोन्स, अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए मतला किया जा रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए PTA ने अब तक सार्फिन को 2215 मिलियन मैसेजेस, जिनमें जनरल अवेयरनेस मैसेजेस 132 मिलियन, रिंग बैक टोन्स 239 मिलियन, एजुकेशनल मैसेजेस और 164 मिलियन प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड मैसेजेस भेजे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर 3,76,595 मिनट एयर टाइम और 7,02,362 मिनट स्पॉट, जिसमें 200 के करीब प्रोमोस, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज कवरेज और प्रेस ब्रीफिंग शामिल हैं। रेडियो पर 13 मुख्तलिफ जबानों में इसी हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में कारपोरेट इश्तहारात, मीडिया हाउसेज के अपने लगाए हुए इश्तहारात, कॉलम्स और एडिटोरियल्स के जरिए तमाम मालूमात दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डैशबोर्ड, व्हाट्सएप के जरिए आवाम तक तमाम मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, मुआलिजीन, हुक्काम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी जरिया साबित हुआ। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफरा, दिफाई अताचियों, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया, चीनी फौजी और सिविल वफूद ने कमांड सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुत्तहिद और पुरअज़्म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ। वाज़ेह हो गया कि बहरान ख्वाह कैसा भी हो, कौमी इत्तेहाद से हर चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, बहरान चाहे कैसा भी हो, कौमी यकजहती हो, तो फिर हर तरह के चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आसिम रिजवान ने अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट की एंडिंग करते हुए, और बड़ी ही जबरदस्त रिपोर्ट आसिम की जानिब से तैयार की गई थी। हम मेरे ख्याल में बताने अगर बैठते हैं लोगों को कि ये काम NCOC ने किए हैं तो हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें गिनवाई गई हैं आसिम की जानिब से, वाकई उनके उसके बाद खुद ब खुद जी चाहता है कि जी इनके किरदार को सराहा जाए, एप्रिशिएट किया जाए। जिस तरह से इन्होंने हॉट स्पॉट यानी कि वो इलाके जहां पर ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे उनकी निशानदेही की, कब मास्क जो है उसका पहनना लाजमी करार दिया जाना चाहिए, कब ये चीजें आवाम को बताई जानी चाहिए, बड़ी ऐसा अंदाज से ये चीजें NCOC लेकर चला है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स के साथ NCOC का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस हद तक कामयाब रहा है, ये तो हम किसी हॉस्पिटल में किसी से बात करें तभी जान सकते हैं। इसीलिए हमने राबिता किया है डॉक्टर इरफान मलिक साहब से, जो कि फोकल पर्सन है कोरोना के लिए लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। इरफान साहब, आपके इल्म में होगा आज NCOC को पूरे 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हर जानिब से कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, जिस तरह से डेटा मुरतब किया गया, जिस तरह से अस्पतालों से कोऑर्डिनेट किया गया। आप मुझे बताइएगा आपकी कोऑर्डिनेशन रही NCOC से, कैसा तजुर्बा है, कितना मदद करते हैं, किस तरह से मदद करते हैं, कुछ शेयर करेंगे हमसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस वाज द वीक जिसमें हम थोड़े बहुत रिलैक्स हुए और हमने एनालाइज किया कि प्रीवियसली क्या क्या हुआ और कैसे होना चाहिए था। अगर ओवरऑल मैं इसको कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज ऑल कोऑर्डिनेशन, और इसमें मैं तो मीडिया को सबसे बड़ा मतलब समझता हूँ कि इनका रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा लोगों में अवेयरनेस फैलाने का। उसके बाद कोऑर्डिनेशन अमंग द हॉस्पिटल एंड देन कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द कंट्रोल रूम, उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट अभी भी मेरी आप लोगों से यही होगी कि अभी ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन ना की जाए, अभी दुआ की जाए कि हम इसको ये ना समझें कि शायद इस टाइम इज ओवर। अभी वी आर इन बिटवीन, और नहीं अभी इरफान साहब वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिस अब, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 100 दिन में जो चीजें NCOC ने की हैं वो हमारे सामने आए, और आपसे बात करने का मकसद ये है कि अगर कहीं पर कोई खामी है, कोई कोताही है, कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कारकर्दगी में कोई इशू है, तो वो भी इरफान साहब आप हमारे सामने रखिए ताकि उसको ओवरकम किया जाए। अगर अब आप पूछें तो आई थिंक अब हम कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, इनिशियली टाइम जरूर था जब बहुत सी चीजें, बिकॉज इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर अस, और हम लोगों को भी उसको ऑब्जॉर्व करने, उसको समझने में, एनालाइज करने में टाइम लगा। लेकिन जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो आई थिंक अब जो हमारा मैं रिदम देखता हूँ पिछले
4-5 वीक्स में वो काफी कोऑर्डिनेटेड है। अब हम उस तरह कंफ्यूज नहीं होते इन स्पेसिफिकली रेफरिंग मैनेजिंग पेशेंट। जबरदस्त। तो अब हमें ऐसा फील होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाहौर के इलाकों की अगर बात की जाए, जो मुतासरा इलाके थे वहां स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उन्हें सील किया गया, और आज मैं खबर देख रहा था कि उन इलाकों को दोबारा से डीसील किया जा रहा है क्योंकि वहां कोरोना के केसेस कुछ कम रिपोर्ट हो रहे हैं और एक तरह से सूरत हाल हौसला अफजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अस्पतालों पर प्रेशर क्या कम हुआ है, और मरीजों की तादाद के हवाले से बताइएगा, क्या तादाद भी कम हो रही है? जी बहुत अच्छा ये तजर्बा रहा जो स्मार्ट लॉकडाउन था, और बाय द वे वी वर इन फेवर ऑफ दैट स्मार्ट लॉकडाउन फ्रॉम द बिगनिंग। सही। और हमें ये प्रेशर बिल्कुल रिलीज मिला है। अब जो हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि दिस 2 वीक्स वाज के जब हम थोड़े रिलैक्स हुए हैं और हमें सोने का टाइम मिला है। इससे पहले तो हमारा जो टाइम था वो मैनेजमेंट में गुजर जाता था और प्रेशर लोड बहुत ज्यादा था। तो डेफिनेटली स्मार्ट लॉकडाउन ने हमें हेल्प की है, और अब जो केसेस भी हैं वो भी रिलेटिवली कम होना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अर्ली कमेंट कहा है, बिकॉज अगर 2 वीक्स तक ये सस्टेन रहेंगे तो हमें ज्यादा खुश होना चाहिए, और अगर हम कोई बड़ी ईद पे कोई ब्लंडर ना कर दें तो होपफुली शायद हम अपने पीक को अब रिसेंटली टच कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आज वजीर आजम की जानिब से भी, आवाम की जानिब से तो सराहा ही जा रहा है, लेकिन वजीर आजम ने भी आज कहा है, सेनेटर शबली फराज भी जब बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, उनके किरदार को किसी तौर हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। पिछले खास तौर पर अगर हम 100 दिनों की बात करें या तब से बात करें जब से पहला केस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुआ, आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से हमारे डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं? उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी प्यारे हैं जिनको वो घर पर छोड़ कर आते हैं, उनका भी जी चाहता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन फिर जब ड्यूटी करनी है तो घर वालों से नहीं मिल सकते। तो किन मुश्किलात का सामना रहा है अगर हम बात करें हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की? बहुत ही आपने ऐसा सवाल पूछा कि मतलब लिटरली अगर आप मुझसे पूछेंगे हमारे जो हालात रहे कि शुरू में ये एक न्यू डिजीज है जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जिसका स्प्रेड आपको नहीं पता, और इसमें काइंडली उन लोगों को जरूर शामिल करें जो हमारे वो स्वीपर हजरात भी थे या वो लोग थे जो इन पेशेंट्स को हमारे पास लेके आते थे। बिल्कुल, उन लोगों ने भी उसी जवामर्दी से मुकाबला किया जिस तरह डॉक्टर्स हजरात ने किया, और डॉक्टर्स ने वाकई ही इसको आप सीने पे लिया, जो समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स कहीं पे डरे नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था शुरू में, स्पेशली एज अ यंग डॉक्टर हमें अपने डॉक्टरों को मोटिवेट करना और फिर इस डिजीज को समझना, क्योंकि हमारे लिए गाइडलाइन जो थी वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने बाहर से भी जो देखा वो भी उसी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम हेल्थ केयर वर्कर ने कहीं पे बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, और जब भी हम थकते थे तो कोई ना कोई हमारे अंदर इंसेंटिव होता था इन द सेंस कि कुछ ऐसा पेशेंट रिकवर कर जाना जिसपे हम समझते थे शायद ये बेहतर नहीं हो पाएगा, कोई ऐसी दुआ हमें मिल जानी किसी मरीज की तरफ से कि हम में एक एनर्जी आ जाती थी। और ये बिला मुबालगा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाहद वीक है जिसमें हम थोड़ा सो सके हैं। इससे पहले तक जो 2 हफ्ते थे लिटरली नींद नाम का हमारे वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, हमें वो अवेक रहना पड़ता था। हम सुपरवाइज भी कर रहे हैं 24/7, हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये नई डिजीज है तो कैसे इसको मैनेज किया जाए ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रजीम बन गई, और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी अल्लाह ताला का बहुत करम रहा, रिस्पांस भी हमारे पेशेंट्स का जो है वो बेहतर रहा, ऐसा नहीं था जो हम बाहर देखते थे। तो मुश्किल टाइम था। ठीक है जी, मुश्किल टाइम था, लेकिन आप लोगों ने बड़े कठिन अपनी मेहनत से, दिन रात की लगन से आपने इसको काटा, और अब आप कह रहे हैं कि आप लोग थोड़े रिलैक्स हुए हैं। एनसीओसी को भी इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर जाता है। बहरहाल डॉक्टर इरफान मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आगे मेरे ख्याल में हमें ऑनलाइन एजुकेशन, बिल्कुल हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात करेंगे, और मौजूदा तनाजुर में अगर बात की जाए कोविड-19 की जो सूरत हाल है और उसमें स्टूडेंट्स को घर बैठे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और खास करके अगर आपसे बात की जाए दूर अफ्तादा इलाकों की, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्लासेस लेने में किस हद तक मुश्किलात सामने आ रही हैं, और ऐसे में हमने बात की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, उनका किरदार कितना अहम है और इस सूरत हाल में किरदार कितना अहम हो चुका है, इसी पर हम बात करेंगे। और यकीनन हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब, वाइस चांसलर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैंने जानना आपसे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटी का किरदार मौजूदा तनाजुर में कितना अहम और मुअस्सर है सर?
بہت شکریہ جی اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے آپ نے کانٹیکٹ کیا. دیکھیے میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, تھوڑی دیر پہلے NCOC کے ریپرزینٹیٹیو سے بات کر رہے تھے. صحیح. اور یہ ایک بڑی نون فیکٹ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کیٹاسٹرافک سچویشن ہو یا کوئی پینڈیمک ہے تو جو 2 سیکٹر سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ ہیلتھ ہے اور اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر ہے. بالکل. اور اسی تراز میں بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جس سے دیکھیے ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میئرز کیے ہیں جس میں لوگوں نے تعاون کیا, حکومت وقت نے اس پہ بہت سارا کام کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پرائمریلی ایک ڈسٹینس ایجوکیشن یونیورسٹی ہے, لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی کم و بیش تمام یونیورسٹیاں آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. اور جس میں آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں جو بات کہی کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ چیلنجز درپیش ہیں, فیکلٹی ممبرس کو بھی کچھ چیلنجز درپیش ہیں, لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے مینڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. ہم اپنے ڈفرینٹ پارٹنر انسٹیٹیوشنز کو, یونیورسٹیز کو اس کی پریپیئرڈنس کے فیس میں ہیلپ کر رہے ہیں. ہم EGC کے ساتھ مل کے گائیڈ لائنز اور SOPs پریپیئر کر رہے ہیں ٹیکنالوجی بیسڈ سولوشن کے لیے, تاکہ دوسری یونیورسٹیاں اس کو اڈاپٹ کر کے اور آن لائن ایجوکیشن کو اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں کسی طرح سے انیبل کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے خود ذکر کیا نا کہ ایک جانب ہمارے جو فرنٹ لائنرز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں وہ محاذ پر ہیں, تو دوسری جانب ہمارے ٹیچرز بھی محاذ پر ہیں. کسی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارا مذہب بھی اس کا ہمیں حکم دیتا ہے, اور جس نے آپ کو ایک لفظ سکھایا اس نے آپ کو اپنا غلام کر لیا. ہمارے پاس حضرت علی کا قول بھی اس بارے میں موجود ہے. ہمارے اساتذہ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب, کن قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, SOPs تیار کر رہے ہیں, بہت دن رات آپ محنت کر رہے ہیں. ہمارے استاد کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, خاص طور پر اس استاد کے لیے جسے معلوم ہی نہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کس طرح سے دی جا سکتی ہے, گیجٹس کس طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے؟ جی دیکھیے, جیسے میں نے کہا نا, دیکھیں آئیڈیل ورلڈ بالکل نہیں ہے یہ. میں کچھ دن پہلے میں طلباء سے بھی بات کر رہا تھا. میری یونیورسٹی میں کم و بیش 14 لاکھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں, اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دقت تھوڑی سی ضرور ہمیں درپیش ہے. جب اساتذہ کرام کی بات آئے گی, جو اساتذہ کرام فیس ٹو فیس موڈ میں پڑھانے میں ایکسپرٹ تھے اور پورا کیریئر انہوں نے اسی طرح سے کام کیا, آج جب اب ان کو آن لائن موڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کے پیڈاگوجیکل اسکلز جو ریکوائرڈ ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. پھر ٹیکنالوجی کے گیجٹس کا استعمال کس طرح سے کیا جانا ہے, جو ڈفرینٹ طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں زوم کی صورت میں, مائیکروسافٹ ٹیمز کی صورت میں, یا لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی صورت میں, اس کے ساتھ کس طرح سے اڈیپٹ کرنا ہے. لیکن آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ دیکھیے کسی نے پورا ایک سروے بھی کیا, اور پاکستان کی میجورٹی آف دا یونیورسٹیز جو ہیں ان میں اساتذہ کرام نے اور یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن نے مل کے جو پریپیئرڈنس کی ایک پرسنٹیج اٹین کی ہے وہ تقریباً کو 60-70% سے لے کے کچھ کیسز میں ایون 100% تک بھی ہے. تو لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے بہرحال ایفرٹ کی ہے. فیکلٹی ممبرس کی ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا یونیورسٹیوں کی طرف سے, تاکہ وہ اس آن لائن موڈ آف ایجوکیشن میں اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں اس میں بچوں کو انگیج کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. اور ایک بات ساتھ میں یہ کہتا چلوں, دیکھیے کہ یہ میرا خیال ہے آن لائن ایجوکیشن کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. میں تو ہمیشہ بعض کی دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس مشکل لمحے میں اپرچونٹی تلاش کرنی چاہیے. اور دیکھیے وہ طلبہ طالبات جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے, جہاں پہ تعلیمی سہولیات بہت زیادہ میسر نہیں تھیں, جہاں پہ یونیورسٹیاں موجود نہیں تھیں یا کالجز یا اسکولز موجود نہیں تھے, تو دیکھیے حکومت وقت نے اور مختلف اداروں نے آپس میں مل کے ٹیلی اسکول کا انیشیٹو شروع ہوا, PTV کے تعاون سے ہماری منسٹری آف ایجوکیشن نے شروع کیا. میری یونیورسٹی اب ایک نیا TV چینل انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 مہینوں میں لانچ کر لے گی, جس میں ہم جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے, TV کے ذریعے سے ہم سنکرنس موڈ میں اس ٹرانسمیشن کو لے کے جا سکیں. سو چیزیں گریجولی بہتر ہو رہی ہیں, کوئی شک نہیں. اس میں چیلنجز تھے. آج کل ہم اسی طرح کے ساتھ ساتھ جو بچوں کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا اسیسمنٹ کا, اسی کے ساتھ ہم مل کے اسسمنٹ میتھڈس پہ کام کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو کسی طرح سے اڈاپٹ کیا جائے, اور تاکہ ہم اپنا پورا ایک پیکیج سولوشن جو انٹرنیٹ ٹیلنٹ بیسڈ ایجوکیشن کا ہے اس کو اسٹوڈنٹس کو, یونیورسٹیوں کو, فیکلٹی ممبرس کو مہیا کر سکیں. بالکل, اس بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن بھی ٹیلی اسکول کا آغاز کر چکا ہے. طلباء کی فراہمی کے لیے گھر بیٹھے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
आगे बढ़ते हैं और कोरोना की सूरत हाल से ही आपको आगाह करेंगे। और आलमी तनाजुर में अगर बात की जाए कोरोना सूरत हाल को लेकर, तो हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जहां आलमी मंजरनामे पर बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अगर बात की जाए सुपर पावर्स की, तो वो ममालिक भी शामिल हैं, वो भी इस कोरोना के वायरस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। और इस सूरत हाल को देखते हुए दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,11,54,500 से तजावज कर चुकी है, जबकि 5,27,900 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बिल्कुल जी, अमेरिका सरफहरिस्त हमें दिखाई देता है। 28,80,000 से ज्यादा अफराद यहाँ पर मुतासरीन में है और 1,32,000 हलाकतें यहाँ पर हो चुकी हैं। ब्राजील हमें दिखाई दे रहा है जी दूसरे नंबर पर आता हुआ। यहाँ मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हलाकतें जो हैं वो 63,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। ब्राजील इस वक्त दूसरे नंबर पर है। बहरहाल जी, हम अर्जेंटाइन के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ एक अच्छी चीज हुई है और एक ऐसी चीज हुई है जो हम सबको फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और खासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी अफसोसनाक खबरें इस हवाले से आ रही थी कि लोग अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बेच रहे हैं, इसके कारोबार बना रहे हैं। तो हमें इससे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। जो अर्जेंटाइन में हो रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ कोविड-19 के जो मरीज थे और अब जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा जो है वो अतिया करना शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क में तो हालात बड़े साजगार हैं, बड़ा शानदार मौसम है, जहां हम चाहें जा सकते हैं। लेकिन जी अर्जेंटाइन में सूरत हाल ये है कि बहुत सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको कई मरतबा सोचना पड़ता है, घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, इस पर आपको बहुत गौर करना पड़ता है। लेकिन जी लोग इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर नहीं मौसम का सोच रहे हैं, ना किसी और चीज का, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं दूसरों की जान बचाने का। उनका कहना यह है कि अगर हमने किसी की जिंदगी बचा ली तो इससे अच्छा काम यकीनन कोई नहीं है और ये अच्छा काम करने में देर नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि अर्जेंटाइन में लोग बाहर निकल रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं ब्लड। और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए हैं कोविड-19 से, तो प्लाज्मा भी बहुत बड़ी तादाद में मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, अब हम रुख करेंगे मकबूजा वादी का और ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पर अपने नाज़रीन को इस मुतालिक अपडेट करते हैं। सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। और कश्मीर मीडिया सर्विस इस बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय फौजियों ने नौजवान को जिला के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। आसमा हम देखते हैं कि आए रोज तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई होती है और वहां नौजवानों को शहीद किया जाता है। जैसे हम कल तस्करा कर रहे थे, नन्हे मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया गया। और दिल दहला देने वाली तस्वीर जो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, इस पर आलमी बरादरी से सवाल है कि उनके ज़मीर कब जागेंगे, इस हवाले से कब नोटिस लिया जाएगा। बिल्कुल जी, गुज़श्ता 7 दहाइयों से यही सवाल है और जवाब मुकम्मल खामोशी। बिल्कुल। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे एक माहिर से, एक तज्जियाकार से। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि जब तक किसी मुल्क का कोई मफाद नहीं जुड़ता है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को लेकर या पाकिस्तान भारत तनाज़े को लेकर, तब तक आलमी बरादरी में से कोई भी इस पर बात नहीं करेगा। और ऐसा होता हुआ ही हम देख रहे हैं, क्योंकि किसी का मफाद नहीं है इससे जुड़ा हुआ, इसलिए इस पर कोई भी आलमी कुव्वत जो है, आलमी ताकत जो है वो बात नहीं करना चाहती है, बल्कि किया ये जाता है कि अक्सर इस मामले को मजीद हवा दी जाती है। अच्छा, अमेरिका की जानिब से हमने देखा, कोशिश की गई, एफर्ट की गई, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका में जाकर मिले सदर डोनाल्ड ट्रंप से, बिल्कुल जी, पॉलिसी की पेशकश की गई थी, लेकिन ये पेशकश रिफ्यूज कर दी गई भारत की जानिब से, क्योंकि भारत को मालूम था कि अगर कोई सालिस का किरदार अदा करेगा, कोई सुलह के लिए बैठता है, कोई मामला को हल कराने के लिए बैठता है, ये देखा जाता है, जांचा जाता है, पूछा जाता है कि कसूर किसका है, तो कसूर तो भारत का निकलेगा। और भारत बिल्कुल इस जन्नत नजीर वादी को अपने हाथों से जाता नहीं देख सकता है, इसको खोता हुआ नहीं देख सकता है। इसकी वजह यही है कि उसने इनकार किया कि जी हमें कोई सालिसी नहीं चाहिए, हम मकबूजा कश्मीर पर किसी को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो फरीक बनने की कोशिश करे। लेकिन ये फरीक तो जो है उसकी हैसियत से किसी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानियों को बैठना है, पाकिस्तान को बैठना है, मकबूजा कश्मीर में से किसी को बैठना है, मकबूजा कश्मीर के आवाम की आवाज सुनी जानी चाहिए और साथ ही साथ भारत को टेबल टॉक के लिए राजी किया जाना चाहिए। माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं।
सर फरमाइएगा, बैनुल-अक़वामी कवानीन ये कहते हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन वो कहते हैं, काला जो है वो गोरे को नहीं मार सकता, गोरा जो है वो काले को नहीं मार सकता। बहुत सारे ऐसे कवानीन जो बहुत ज्यादा हमें देखने में मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं, लेकिन ये जब मकबूजा कश्मीर की बात आती है तो ये सारे कवानीन, सारी किताबें कानून की खामोश क्यों हैं सर? देखिए, कश्मीर के मुताबिक आपने दुरुस्त कहा कि कवानीन का इतलाक बैनुल-अक़वामी सतह पर उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन उसमें बहरहाल हमने भी बतौर पाकिस्तानी, बतौर नेबरिंग कंट्री, बतौर एक ऐसा मुल्क जिस पर कश्मीरी इन्हिसार करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन कश्मीर के मुकदमे को कानून और दलील के हवाले से दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। बेशुमार फोरम्स हैं, कुछ पर पाकिस्तान ने किया भी है और पाकिस्तान को इस हद तक कामयाबी हासिल हुई कि लोगों ने सुना, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसमें इजलास बुलाए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करना जरूरी है। और उसमें चाहे आपकी पब्लिकेशन हो, चाहे अखबार आलम के जो अहम कैपिटल्स हैं जहां फैसला साजी होती है, P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 वीटो पास कंट्रीज हैं, उनमें मुख्तलिफ फोरम्स को चूज करके वहां पर अपनी आवाज से मेरी मुरादी मुकदमे को प्रेजेंट करना चाहिए। हुकूमत जो है वो तो ब्रॉड सतह पर बात करती है, बयान इशू करती है, चीजों को पुश करती है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, जो मुख्तलिफ एकेडमिशियंस हैं, उनको भी अपना रोल साथ साथ प्ले करना चाहिए। और उसके अलावा जो फोरम जो मुसलमानों की आवाज बनते हैं, खासतौर पर OIC, चाहे वो यूं लगे आपको कि वहां कुछ नहीं हो रहा, मगर उसके बावजूद उसका भी एक वजन है जो मल्टीलैटरल फोरम से महसूस होता है। तो उन तमाम मुख्तलिफ ऑप्शंस को पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ कश्मीरियों को भी जो उनको सपोर्ट दी जा सकती है, जो वो अपने मामलात को बैनुल-अक़वामी फोरम से प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी वकला भी हैं, बार्स भी हैं, कई और फोरम्स भी हैं, और उनमें से कई लोग जो हैं वो वहां से उठ के बरतानिया में, यूरोपीय यूनियन में बैठे हुए हैं, उन लोगों को सपोर्ट एक्सटेंड करना भी जरूरी है। सही। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाल ही में जो वाकया पेश आया है, बच्चे के सामने नाना को शहीद किया गया, और इस वाकये की अगर हम बात करें, ये दिल दहला देने वाला वाकया है और इस पर आलमी ज़मीर खामोश है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं, अगर हम बात करें नेपाल की, तो हाल ही में आपको नेपाली वज़ीर आज़म का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि भारत मुदाखलत कर रहा है, और उसके अलावा बांग्लादेश भी भारत से तंग है, और चीन से भारत जब छेड़खानी करता है तो मुंह तोड़ जवाब मिलता है। इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब जब भारत कोशिश करता है तो भरपूर जवाब मिलता है भारत को। तो ऐसे में जो पड़ोसी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान उसमें शामिल है, जो बाकी ममालिक हैं, ये भारत के खिलाफ किसी एक फोरम पर मुत्तहिद हो सकते हैं, वहां यकजा हो सकते हैं, क्योंकि कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है भारत। जी बिल्कुल, किसी एक फोरम पे इकट्ठा हो सकते हैं, बल्कि वो फोरम क्रिएट किया जा सकता है या बाय इन्विटेशन किसी एक कैपिटल में रीजनल ममालिक का इजलास बुलाया जा सकता है, उन ममालिक का जिनको जो मुतासर हैं भारत के इस नौयत के रवैये से, खास तौर पर वो ममालिक जिनके लीगल क्लेम्स की नौयत भी इकट्ठी है, जिसका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। आप ये देखिए कि हमने जो कदर मुश्तरक कानून के बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से वो ये कि हम दोनों लो राइपेरियन स्टेट हैं, इंडिया अपर राइपेरियन है। जाहिर है बांग्लादेश की जो शिकायत है वो भी वही। उसके अलावा कुछ और मखसूस बैनुल-अक़वामी कानून के नीचे कई और इश्यूज हैं। नेपाल ने जिस तरह से लॉ ऑफ टेरिटरी की कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को असर्ट किया, यही मामला सियाचिन में पाकिस्तान को दरपेश है फ्रॉम अ बैनुल-अक़वामी पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह हम देखते हैं कि पानी, टेरिटरी और इसके अलावा इंटरफेरेंस, ये वो तीन अहम शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान ताउन कर सकता है। नेपाल के साथ, नेपाल पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, सिक्किम के साथ, और जाहिर है चाइना के साथ भी ये बातचीत की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इर्द जो ममालिक हैं, जो मुतासर हैं हिंदुस्तान की इस नौयत की हरकतों से, उनको इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि तमाम ममालिक जो हैं वो मिलकर जा सकते हैं, जैसे इससे पहले आपने जिक्र किया कि कोई मुकदमा या इस आवाज़ को उठाया जा सकता है, कोई फोरम आप बताना चाहेंगे? क्या आपका इदारा जो इशारा है वो आलमी अदालत इंसाफ की जानिब है? क्या वहाँ पाकिस्तान जा सकता है, या मजीद कुछ आप बताना चाहें किस तरह से हम ये कानूनी कार्रवाई कर सकता है, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें?
देखिए, जब मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों का मुकदमा प्रेजेंट करना है तो मेरी मुराद सियासी मुकदमा, कानूनी मुकदमा और मुख्तलिफ फोरम, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अदालत में जाना है या किसी बैनुल अक़वामी अदालत का दरवाजा खटखटाना है। हम लोग उत्तर पाकिस्तान में यही समझते हैं कि कश्मीर के मुकदमे को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाना का मतलब है किसी भी जुडिशल फोरम में पहुंच जाएं। बैनुल अक़वामी जुडिशल फोरम्स की जुरिसडिक्शन बेहद लिमिटेड होती हैं, लेकिन जब बैनुल अक़वामी सतह पर आप कानूनी मुकदमा पेश करने की बात करते हैं तो आपकी मुराद होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के इजलास में इसको रखा जा सकता है तमाम ममालिक के सामने। हम तो अभी सिक्योरिटी काउंसिल तक जा रहे हैं ना, उसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस को खतूत फॉरेन ऑफिस दिख रहा है, गवर्नमेंट दिख रही है, लेकिन उसके अलावा जनरल असम्बली की बेशुमार इजलास होते हैं, उनकी मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, वहां पर इन इशूज को रेज किया जा सकता है। उसके अलावा कई और ट्रीटी फोरम्स हैं जहां पर इन मामलात को रेज करके असेस किया जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। सिर्फ सलामती काउंसिल नहीं बल्कि एमएस साहब कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे फोरम्स हैं। अगर सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर ले तो वहां पर भी जहां हम इस मामले को उठा सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं और फिर दुनिया की जमीन को झंझोड़ सकते हैं। बहरहाल अहमद बिलाल सूफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारे न्यूज शो के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और वबा की। जिससे पहले जैसा हम कोरोना वायरस की हम बात कर रहे थे, इस चैलेंज का सामना है हमारे मुल्क को, इसके साथ साथ टिड्डी दल भी एक ऐसी ही वबा है जिससे हमारी फसलों को नुकसान का अंदेशा है। किसान और काश्तकार इस हवाले से परेशान है, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि अब तक जो ऑपरेशन किया जा रहा है और जिस तरह से भरपूर तरीके से और मौसर तरीके से ये सर्वे और ऑपरेशन किया जा रहा है, यकीनन वो लायक तहसीन है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा का सर्वे किया जा चुका है, जो कि खुशाइन बात है। और 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है और दिन रात एक किया गया है। इस वबा के खात्मे के लिए टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाकी, सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुताल्लिका इदारे शरीक हैं और बाद इलाकों में फजाई स्प्रे भी किया जा रहा है। आसमा बिल्कुल जी, मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, रोजाना ही हम तकरीबन प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं और इस पर बात करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कहा यह गया था कि जैसे कोविड-19 है जो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी तरह से इसको कोविड-20 कहा जा सकता है क्योंकि ये 2020 में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। लेकिन जी अब ये जो ऑपरेशन है ये कहाँ पहुंचा है, कितना और वक्त लगेगा, क्या कार्रवाई हो रही है, डॉक्टर इसहाक मुस्तोई साहब से जानते हैं जो कि डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन PARC हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आज भी आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर फरमाइएगा, बहुत अरसे से हम अपने देखने वालों को बता रहे हैं, किसान भाई हमारे जानते हैं इस ऑपरेशन का किया जाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्यों इतने बड़े इलाके पे स्प्रे किया जाना अहम है, लेकिन किसानों से हटकर जो हमारे आवाम हैं, जो शहरी आबादी है, अगर उनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कुछ बताएं कि क्यों इतना लंबा टाइम लग रहा है, इस एरिया को क्यों जरूरी है कवर करना और क्यों जरूरी है तमाम की तमाम जगहों पर स्प्रे करना। डॉक्टर साहब अगर लोकस की बात की जाए तो ये कोई मार्च 2019 में हमारे यहाँ गवादर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ईरान के उसमें, और उस वक्त से डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है अकेले से उसने कोई तकरीबन 6 महीने 8 महीने तक काम किया है और 9 लाख एक हेक्टर पर सर्वे करके और 3 लाख कोई एक हेक्टर पे उसको कंट्रोल किया अकेले से। लेकिन जब लोकस के स्वाम एक दफा बन जाते हैं, जब वो फ्लाइंग में आ जाता है तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता जब तक कि वो डेजर्ट्स में ना चला जाए। और इसी तरह अब जो पाकिस्तान में इसकी इमरजेंसी नाफिज करने का मकसद भी यही था कि ये पाकिस्तान में चारों प्रोविंसेस में इसका फैल जाना, और फिर जनवरी में हमने नेशनल एक्शन प्लान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी नाफिज की और उसके बाद से हम अभी तक 23 लाख एकड़ पर स्प्रे कर चुके हैं, जिसमें पंजाब की अगर बात की जाए तो 8,50,000 एकड़ पर इसको स्प्रे किया जा चुका है, वहाँ पे उस एरिया पे खत्म किया जा चुका है। जबकि सिंध की बात करें तो 1,50,000 एकड़ पर उसको स्प्रे करके खत्म किया जा चुका है, और केपी में 1,55,000 और इसी तरह बलुचिस्तान में 11,40,000
एकड़ पर इसको खत्म किया जा चुका है। पाकिस्तान में अगर की जाए तो पूरे पाकिस्तान की 38% जो एरिया है वो लोकस ब्रीडिंग के लिए मतलब बहुत वहाँ पे ब्रीडिंग कर सकता है, और उसमें से 65% कोई बलिस्तान का एरिया है, और 25% जो है सिंध का एरिया, और 10% पंजाब का एरिया है। बहुत बड़ा वसी इलाका है जहाँ पे ये लोकस पाई जा रही है, और इसीलिए बहुत बड़ा ऑपरेशन और फिर इतनी बड़ी इमरजेंसी नाफिज करना, और न सिर्फ उसमें पाकिस्तान अब जो है आर्मी को शामिल करना बल्कि एनडीए में शामिल है, नेशनल। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह का ऑपरेशन हम देख रहे हैं, जितनी टीम्स हैं इसमें, जितने लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिस चीज पर लागत आ रही है, क्या ये अब हमें हर साल करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर फिर लोकस्ट का हमला होगा, नेक्स्ट ईयर फिर हम ये सारी एफर्ट्स कर रहे होंगे, ये सर कोई और हिकमत अमली है इसके बाद हमारे पास? ये डिपेंड करता है। देखें, अभी भी इस साल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इस साल भी हम मानसून जो बारिशें होती हैं जुलाई में वो जून से शुरू हो चुकी हैं, और मानसून रेन जो प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं वो 10 से 20% एक्स्ट्रा है इस साल। तो जब ये सिचुएशन हो तो फिर आपको कंटिन्यूसली लोकस में भी पॉपुलेशन बढ़ानी है, और हमने भी उसी तरह स्ट्रगल करनी है उसको खत्म करने के लिए। इसीलिए ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी टीमें बढ़ाई हैं बल्कि जहाज़ों की जो असलाहत थी वो तकरीबन हम 20 जहाज इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी पिछले जो 2-3 महीने से शोर था कि एरियल ऑपरेशन नहीं कर रहे, अब आज की मैं आपको रिपोर्ट बताऊं कि आज नारा डेजर्ट में जो कि खैरपुर सिंध में है, वहाँ पे कुछ 400 हेक्टेयर में एरियल स्प्रे किया जा चुका है। एरियल स्प्रे वहाँ पे क्यों किया गया है? क्योंकि वो डेजर्ट है, वहाँ पे इजी है अभी करना, उसको टारगेट करना, और अच्छा हम उसको कंट्रोल कर चुके हैं। इसी तरह छोड़ में अगर बात करें, वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर चले गए हैं, और अब एरियल ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है डेजर्ट में। सही है जी। अब सहरा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो शुरू हो चुका है। बहरहाल डॉक्टर इशफाक मसोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे बढ़ते हैं, और कल की तरह प्रोग्राम के आखिरी चंक में जैसा कि हमने बात की थी एक लोक गुलकार की, कल हमने बात की थी आलिम लोहार साहब की, और ठीक इसी तरह आज हम तस्करा करेंगे मारूफ पाकिस्तानी लोक गुलकार अलन फकीर साहब की, जिन्हें मदाहों से बिछड़े आज तकरीबन 20 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज का सहर आज भी बरकरार है। बिल्कुल जी, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, और फिर पाकिस्तान तो दिया ही दिया, लेकिन ऐसा टैलेंट भी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। मारूफ पाकिस्तानी लोक गुलकार अलन फकीर, इनकी परफॉर्मेंस हम आपको दिखा रहे हैं। और तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, और क्या क्या कलाम किस किस की बात करें जो उन्होंने गाया, और क्या ही खूबसूरत गाया। तो जी क्या ही खूबसूरत सूफियाना कलाम जिसे इन्होंने गाया, और क्या ही खूबसूरत और प्यारा और इनोसेंट अंदाज जिसमें इन्होंने इसको गाया, और ये साथ में जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, ये इसको और ज्यादा खूबसूरत बना देती थी। बहुत सारी ऐसी ज़बानें जिसमें इन्होंने इस कलाम को गाया जो मुझे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब मैं इनको गाते हुए परफॉर्म करते हुए देखती हूँ तो खुद ब खुद ही इंसान जो है वो झूमने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इनकी जो साथ में परफॉर्मेंस होती थी वो भी बहुत ज्यादा शानदार और जानदार हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम न्यूज एट 6 से अपने मेजबान अली जन्नत को आसमा इकबाल को दीजिए इजाजत। बिल्कुल जी, कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ हम आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।
शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुगरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसके एक सच जो छुपा हुआ, एक कहानी जो पहले सुनी न गई, कुछ मीठा तो कुछ कड़वा, फीका कभी नहीं, तीखा यकीनन। हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके जहन में है, देंगे वो जवाब जो लोग देते हैं, बरजस्ता। देखिए हर जुमा की रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और अब तो लगता है दुनिया समझकर हमारी मुट्ठी में आ गई है। हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू, पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट, ताकि कुछ मिस ना हो। वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल और हमल के जराये फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें।